दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके हैं। पहले एक रिज़ल्ट पर नज़र डालेंगे। नॉर्थ दिल्ली में बीजेपी 66, आम आदमी पार्टी 20, कांग्रेस 15, अदर्स 2। साउथ दिल्ली के अंदर बीजेपी 70, आम आदमी पार्टी 16, कांग्रेस 12, अदर्स 6। ऐसे ही ईस्ट दिल्ली का परिणाम बीजेपी 48, आम आदमी पार्टी 10, कांग्रेस 3। इस तरह से 270 जो सीट्स हैं टोटल, उस पर बीजेपी 184, आम आदमी पार्टी 46 और कांग्रेस 30 पर है, वहीं अदर्स 10 पर हैं। तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप दिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुरेश जैन जी, उसके अलावा अजीज आज़ाद जी जो प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं, उसके अलावा सतीश जैन साहब जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं यहाँ। तो हम तीनों से ही ये जो चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को क्लीन स्वीप मिली है, और उन जो पार्टी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है उनका इस संबंध में क्या कहना है और इससे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं पर दिल्ली में कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस्तीफा भी, अपने इस्तीफे की भी मांग रखी। वहाँ अजय माकन और उसके अलावा एक और लीडर हैं। तो इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले सुरेश जी से जुड़ेंगे। सुरेश जी, ये जो जीत हुई है, इस जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले जीत पर प्रतिक्रिया। ये जीत की आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी खुशी है, और ये जीत का पूरा श्रेय हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उनकी पॉलिसी को देते हैं कि उनके नेतृत्व में देश जिस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर है, और जनता ने एक बार फिर, दिल्ली की जनता ने दिखा दिया और नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों में और उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। ये आज बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में पूर्ण बहुमत दिया। कांग्रेस की तरफ से अजीज साहब, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के मुताबिक इस हार को स्वीकार करते हैं, जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, और मैं इसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी जीत पर बधाई देता हूं। और निराशाजनक होते हुए भी हम इस हार को स्वीकार करते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश आगे पार्टी की मजबूती के लिए और इन निर्णयों के विचार चिंतन मनन के लिए करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो 2 साल पहले विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त स्वीप किया था। केवल 3 ही जो है वो बीजेपी की सीटें थी, बाकी सारा का सारा आम आदमी पार्टी का था। लेकिन इन 2 साल के कामों में क्या ये जनता का रोष है कि आम आदमी पार्टी के प्रति, या क्या बीजेपी का क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस बीजेपी की जीत पर? देखिए, एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद अब तक नहीं था। इसमें बीजेपी की पिछले 10 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा ने दिल्ली में पूरे देश में विजयश्री हासिल करी, उसके ठीक बाद जबकि दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के होते थे, जनता ने क्लीन स्वीप करके और आम आदमी पार्टी को विराट बहुमत दिया, विश्व रिकॉर्ड कायम किया आम आदमी पार्टी ने। इतनी बड़ी जीत के बाद क्या उन 7 सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो मोदी जी की हार स्वीकार करें? किस सांसद ने हार स्वीकार करी? किस सांसद ने इस्तीफा दिया? किस सांसद ने क्या किया? क्या ये मोदी जी के नेतृत्व की हार नहीं थी? तो आज अगर हम नगर पालिका 10 साल में जो एमसीडी ने विकास कार्यों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं था, भाजपा के पास मुद्दे सिर्फ 3 तलाक, लव जिहाद, फलाना ढिमका, इस प्रकार के जो मुद्दे जिनसे जनता का ध्यान भंग अटकाए रखा जा सके, असली जो मुद्दे हैं विकास के नाम पे आज आप देखें देश में हालात क्या है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार की दर जो है वो बिल्कुल पाताल में जा चुकी है। कोई एक नया रोजगार जनरेट नहीं हुआ है, केवल इस हार के लिए। तो इस हार का जो नियम है कि ये एमसीडी में अगर जनता को भाजपा का राज, जिसमें कि उन्होंने अपने सभी पार्षदों के टिकट कैंसिल कर दिए, क्या इसका मतलब पिछले 3 साल से वो भाजपा के पार्षद नरेंद्र मोदी जी के विजन पे काम नहीं कर रहे थे? मोदी जी सिर्फ देख रहे थे भ्रष्टाचार को। अब जब उन्होंने सबके टिकट काट के नए सिरे से किया है, तो हो सकता है जनता ने हमारे नेतृत्व में शायद विश्वास उतना व्यक्त नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी में ज्यादा विश्वास व्यक्त किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें कंप्लीटली खारिज कर दिया है। हाँ, ये अवश्य है, मानते हैं कुछ जगह पे, जैसे कि बीजेपी के पास एमसीडी में बताने के लिए एक शब्द नहीं था कि पिछले 10 सालों में हमारी अचीवमेंट ये रही। उसके बावजूद भाजपा वोट मांगती रही, और जनता अगर उनको इतना बहुमत दे देती है तो
अब समझ में नहीं आता कि ये ईवीएम से हुआ है या कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। बाकी अब मंथन किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। सुरेश जी, अभी जो मैं पढ़ रहा था यहाँ पर, और अभी सतीश जी ने भी अपनी बात खत्म करते करते कहा ईवीएम से छेड़छाड़ की बात। मनीष सिसोदिया ने भी अभी ट्वीट करके कहा है कि ये ईवीएम से जो है वो छेड़छाड़ हुई है। इससे पहले यूपी इलेक्शन में भी काफ़ी बवाल हुआ। क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक मतलब ये सिर्फ एक आरोप है नाकामी को छुपाने का, या वाकई कुछ इस तरह की चीज़ है? एक जगह अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था टेस्टिंग में, जो कोई भी बटन दबाता था तो वो बीजेपी को निकल रहा था। क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में अभी पिछले 5 विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पे छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल जी के पास इसके अलावा कोई सामान ही नहीं बचा है कि वो क्या कहें। हार को स्वीकार कर नहीं पा रहे। उनको 2 साल पहले दिल्ली की जनता ने जब पूर्ण बहुमत दिया और 67 सीटें जिताई, जब ईवीएम खराब नहीं थी, और आज ईवीएम खराब हो गई, तो ये तो उनका मनगढ़ंत आरोप है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनौती दी है कि कोई भी इस ईवीएम को आके चेक करवाएं, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं मिली है और वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता से वोटिंग होती है। अभी पंजाब में ईवीएम खराब क्यों नहीं हुई, वहाँ कांग्रेस पार्टी विजयी हुई। बाकी 4 प्रदेशों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत मिला, तो वहाँ पे ये आरोप लगाते हैं। और मायावती भी आरोप लगाती है कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी कमियों को छिपाते हैं। और केजरीवाल जी को तो मेरी सलाह है कि जो उनको मिला है ना दिल्ली का राज, उस पर ध्यान दें और इधर उधर नहीं भटकें। कहीं भी दूसरी जगह हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता ने उनको नकारने का कारण भी यह है कि उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में, जो लुभावने वादे जनता से किए, उनमें वो सफल नहीं हुए उनको पूरा करने में। इसलिए मेरी उनको सलाह है कि वो अपनी दिल्ली को संभालें और उनके विकास पे ध्यान दें, दूसरों की तरफ नहीं झांके, और जो हार जनता ने दी उसको सहजता से स्वीकार करें। ठीक है, सुरेश जी ने जो बात कही है उससे मैं आप सतीश जी के पास आना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव की बात हुई, वहाँ भी आपको 67 सीटें मिल गई। उस टाइम भी तो किसी बीजेपी का जो नेता हैं उनके भी बयान आए, ट्वीट भी कर रहे हैं कि उस टाइम भी तो ईवीएम में से छेड़छाड़ हो सकती थी ना। तो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या है इस संबंध में क्या कहेंगे सुरेश जी का जवाब में? देखिए, उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस समय आम आदमी पार्टी कहीं भी किसी भी पद पर नहीं काबिज थी। आज भी वही चीज़ है कि हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक तानाशाह देश पर सत्ता पर काबिज है, और उसकी तानाशाही नीतियों का परिणाम आने वाले 10 सालों में जनता देखेगी कि किस प्रकार से देश कॉरपोरेट उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। और तमाम नीतियां जो है वो सिर्फ अमीरों को सेंटर में रख के बनाई, अमीरों के केंद्र में रख के बनाई जा रही है। और इन चीज़ों के परिणाम जनता को देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। अगर जनता आज नहीं जागी तो बाद में पता चलेगा इनको कि क्या हो गया है, तो ये कहाँ जा रहा है देश। रहा ईवीएम का मैटर, तो ईवीएम में आप देखिए कि जहाँ कहीं हर जगह देखा जाए बटन दबाया भाजपा को वोट जा रहा है, यहाँ बटन दबाया, जहाँ जहाँ गड़बड़ घाले की खबर आई वहाँ भाजपा ही क्यों जा रहा था वोट आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं गया, बसपा को क्यों नहीं गया, सपा को क्यों नहीं गया, कांग्रेस को क्यों नहीं गया। हर जगह भाजपा को ही वोट जाना है। यानी कि जो भी ईवीएम गलती करेगी वो भाजपा के लिए करेगी, बाकी किसी के लिए गलती नहीं होगी ईवीएम में। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा सवाल में। ये तो यही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ वाली बात तो जो है उस पर तो आपको जवाब देना ही है। अभी धौलपुर में भी इलेक्शन हुआ राजस्थान में, उसमें भी क्लीन स्वीप बीजेपी को मिली है ना। कांग्रेस का बहुत सारे मतलब इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी लीडर्स वहाँ पर थे है ना। तो क्या वहाँ पर भी वो उससे जुड़ता है ईवीएम वाली बातचीत से? देखिए, जहाँ तक धौलपुर का सवाल है, पूरे जनमानस में राजस्थान में ये बात जनता में धर कर बैठी हुई है कि राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर और हर योजना पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। उसके बावजूद भी जनता के सामने इस तरह का परिणाम, एक अप्रत्याशित परिणाम, सरकार की पूरी मशीनरी, पूरा सरकारी तंत्र लगने के बाद इस तरह का परिणाम आना कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। ईवीएम में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें जांच कराए। और ये आरोप नए नहीं हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूरी प्रेस के सामने, जिला कलेक्टर महोदय के सामने ईवीएम मशीन का परीक्षण विफल हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेह तो है ही। तो चुनाव आयोग को मैं अपील करता हूं, और जिस तरह की बातें हैं
चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं पूरी तरह से ईवीएम को दोषी नहीं ठहराता, मगर जो आरोप लगते हैं लोकतंत्र में उसकी जांच आवश्यक है। सुरेश जी, एक सवाल जो है यहाँ पर, अभी अमित शाह जी ने कहा है कि दिल्ली के नागरिक जो है वो चुनाव में पार्टी की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं। तो अब ये एमसीडी का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, क्या वहाँ पर वो एक पब्लिक फिगर और एक पॉलिटिशियन सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है प्रधानमंत्री? क्या वो इतने ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं या मतलब देश चला रहे हैं? ये एक आरोप है इस तरह का, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? इसके संबंध में मेरा यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ग्राउंड लेवल से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पूरे देश को चला रहे हैं, और उनकी जो नीतियां हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्र और ग्राउंड लेवल से लेकर देश, प्रदेश और इंटरनेशनल तक उनकी ख्याति है। और सभी अभी एक विजन चल रहा है, और नरेंद्र भाई मोदी का जिस तरह से जलवा इस देश में चल रहा है उसको कोई नहीं रोक सकेगा। साथ ही अमित शाह जी संगठन के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी दिल्ली प्रदेश में भी मनोज तिवारी जी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाई। और अभी जैसा हमारे साथी कह रहे थे, तो ईवीएम के बारे में एक निवेदन और कर दूं कि जहां 46 सीटें आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती है, क्या ईवीएम वहाँ दूसरी अलग से थोड़ी थी? वही ईवीएम थी? कहीं वो तो जनमानस है, वोटों के आधार पे उसमें पूरा चयन होता है। और हमारे साथी डॉक्टर अजीत जी ने बताया कि ठीक है, दोषारोपण होना कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको की जांच हो जानी चाहिए। इसके लिए हम भी तैयार है। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जिस नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है उसको कोई नकार नहीं सकता, उसके सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा। डॉक्टर साहब, आप भी और सतीश जी आपसे पूछूंगा। इस जो सतीश जी इनसे पूछा था मैंने सवाल सुरेश जी से कि पार्टी पॉलिटिक्स में एक प्रधानमंत्री का निचले लेवल तक आना और उनको ही हर चीज़ के लिए क्रेडिट देना, ये कहाँ तक सही है? क्या आप मतलब इस तरह का ट्रेंड देखा है पहले भी कभी? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर इस तरह के, क्योंकि स्थानीय जो नगर निगम के स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर और पंचायती चुनाव पंचायत स्तर के मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। ऐसा अमूमन होता है और होना ही चाहिए, यही लोकतंत्र की मूल भावना भी है। मगर एक शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो ये देश के लिए घातक होगा और लोकतंत्र के लिए भी घातक होगा। देखिए, सुरेश जी ने अभी एक बात कही है केजरीवाल जी के लिए कि जिस तरह से झूठे वादे और आश्वासन देकर केजरीवाल जी सत्ता में आए और जनता के सामने उनकी पोल खुलने पर जिस तरह का हर्ष केजरीवाल जी का हुआ है, मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी झूठे वादे और आश्वासनों के साथ सत्ता पर काबिज हुए हैं, अगर समय पर नहीं संभले और ये वादे पूरे नहीं हुए तो उनका भी अमूमन वैसा ही हर्ष होगा जैसा केजरीवाल जी का हुआ है। आप क्या कहेंगे इसमें, प्रधानमंत्री का निचले लेवल पर आकर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। एक आदमी के हाथ में सत्ता केंद्रित की जा रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक उस आदमी की पीठ के पीछे सारे चोर छुपे हुए हैं। सवाई माधोपुर में नगर परिषद में विगत 20 वर्षों से इन्हीं का शासन है और अभी भी मोदी जी की पीठ के पीछे छुपेंगे। 20 वर्षों की सफलता का एक राग तो गाइए कि 20 वर्षों में क्या किया है। राजस्थान में 3 साल से भाजपा की सरकार है, राजस्थान में सफलता का राग तो गाइए कि राजस्थान में क्या किया है। बताने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, तो देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी है, ये मेरा कहना है। सुरेश जी, अभी एक बात आई इसमें कि एक बयान आया, शीला दीक्षित है जो कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही और नेता हैं बड़ी, और उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी में जो है वो इंटरनल कलह की एक बात कही है और ये कहा है कि उनको तो प्रचार के बारे में कभी ना बुलाया गया है ना कुछ क्या कहा गया। तो क्या ये हार के लिए कुछ इस तरह का आप कमेंट करेंगे कि पार्टी में इस तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स और खिंचातान और इस तरह की जो चीज़ें, ये भी पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे लेकर जब करके जा रही है? देखो, अभी हालांकि कांग्रेस पार्टी के इस प्रश्न पे उन्हीं के नेता जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल की ओर है और एक समय आता है जब कभी कांग्रेस का इस देश में सूर्य उदय की ओर था, आज अस्ताचल की ओर है।
और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो कांग्रेस मुक्त भारत का उनका जो मिशन है उसकी ओर बढ़ रहे हैं और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और होने को आतुर है। अभी देश में जितने भी चुनाव हुए उनमें कांग्रेस का लगभग सफाया है और राजस्थान में भी धौलपुर में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए और जितने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया उसका परिणाम है और उसी से ये आगा है, उसी से ये आभास हो रहा है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत से बनेगी। राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे जी की सरकार जो विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है सभी क्षेत्र में, तो उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पुनः राजस्थान में सत्ता में काबिज होगी। और देश में तो मैं निश्चित रूप से कह दूं आने वाले 10 सालों तक किसी भी पार्टी को सोचने के लिए कोई जगह ही नहीं है नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से। डॉक्टर साहब, ये सवाल है कि आपके इंटरनल इतनी पॉलिटिक्स में ये क्या गिरावट की बात कहेंगे? इसमें इतनी बड़ी पार्टी की लीडर हैं, उनका कहना है कि मुझे कभी बुलाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया है प्रचार के लिए या और जो चीज़ों के लिए, तो आपसी कले भी कहीं ना कहीं इसमें है क्या शामिल? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। अभी जो आपको पता है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो शीला दीक्षित जी को कांग्रेस का मुखिया बनाया गया, चेहरा बनाया गया। तो पार्टी अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग निर्णय के साथ अलग अलग नीतियों के साथ जाती है। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और इनकी सफलता का सवाल है, जिस तरह से नेगेटिव राजनीति करके पूरे देश में एक नफरत की भावना देकर आज पूरे देश में गृह युद्ध जैसा माहौल है, 3 तलाक, अजान का मुद्दा लेकर और कत्ल खानों का, बीफ का मुद्दा लेकर पूरे देश में जिस तरह का नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, विकास गौण है, कहीं विकास की बातें नहीं है। 3 वर्ष हो चुके हैं और 3 वर्षों में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। विकास की बड़ी बड़ी बातें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बातें जो कही जा रही थी वो कहीं भी नज़र नहीं आती। अब तो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नेगेटिव राजनीति और 3 तलाक के मुद्दों को उलझ कर रह गई है। मीडिया जिस तरह से मीडिया के माध्यम से 3 तलाक के मुद्दे को लेकर, तलाक एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और तलाक से पीड़ित महिला किसी भी धर्म की हो वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही होती है। वो किसी की बेटी होती है जिसके माँ बाप बहुत बुरी स्थिति से गुजरते हैं और यहाँ पे इसको धर्म से न जोड़कर एक पारिवारिक मुद्दे को के लेकर अगर उससे जुड़ा जाए, उसका समाधान किया जाए। आज इस देश में 2.25 करोड़ हिंदू महिलाएं तलाकशुदा होकर घर बैठी हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मगर तलाक मुस्लिम महिलाओं को लेकर पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है। मुझे शंका है, पूरा संदेह है कि 2 साल तक इसी तरह से उलझा कर रखा जाएगा और 2 साल के बाद चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा और लोगों को विकास के मुद्दे से भटका कर रखा जाएगा। सुरेश जी, जो ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, ट्रिपल तलाक है, उसके अलावा बीफ है और जो भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, कम्युनल टेंस की बात चल रही है, तो क्या ये इस तरह की राजनीति क्या इस तरह की पार्टी चला रही है या निचले लेवल पर चल रही है या अपर लेवल पर चल रही है या ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, या है तो क्या है? उसमें कुछ तो बनता है आपका थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज के लिए वो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और वो कभी भी किसी भी समाज के प्रति ऐसा सोच नहीं रखती है। 3 तलाक का जो मामला है उसमें अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं जिस प्रकार से दुखी रहती है तो उनका सुखी करने के लिए ही ये मुद्दा है, न कि कोई सामाजिक तुष्टीकरण, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और इसके लिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो भी फैसला ले रहे हैं वो महिलाओं की उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए और छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो भी गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हो, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। और सबके विकास में चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला, प्रत्येक युवक, उसको रोजगार दिलाना या उसके जीवन को उन्नत करना, यही भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का ध्येय है। और उसी के अंतर्गत ये फालतू के जो आरोप लगाए जाते हैं तो ये मिथ्या आरोप है, ऐसी कोई धारणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं। सेम सवाल सतीश जी आपसे कि ये जो कम्युनल टेंस की बात हो रही है,
और अभी राजस्थान में भी जैसे एक मैटर हुआ गाय वाला, जो पहलू खान वाला मैटर था, फिर ट्रिपल तलाक की जो बात हो रही है ना, तो उसमें पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं योगी और मोदी, इस तरह की बातें आ रही है मीडिया में। इस तरह का जो मामला हो रहा है, जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, कहाँ तक सही है, क्या लगता है आपको इस बारे में? सर देखिए, इस बारे में किसी से कहने छुपने वाली कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से मीडिया इन सारी चीज़ों को हवा दे रहा है, जिस प्रकार से विगत 2.5 वर्षों में मोदी जी ने 11 अरब रुपया मीडिया को दिया है। आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है कि मोदी जी ने 1100 करोड़ रुपया अब तक मीडिया को प्रचार प्रसार के लिए दे चुके हैं। जिस प्रकार से भाजपा ने मीडिया पर कब्जा किया है अपने साथी उद्योगपतियों के द्वारा, आज की तारीख में 29 चैनल अंबानी के द्वारा प्रायोजित है। अंबानी मालिक है उनका, और अंबानी जी किसके मालिक हैं, नरेंद्र मोदी जी किसके इशारे पर चलते हैं, सारी सर्वविदित है, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज मीडिया तो भाजपा का राग गाएगा, क्योंकि वो तो पैसा खा रहा है लगातार, उनको तो पैसे से मिल रहे गवर्नमेंट से, तो वो तो भी भाजपा की गाएगा। और वही मीडिया जब 24 घंटे ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, गो रक्षा, गो हत्या, फलाना ढिमका, इस प्रकार के अनावश्यक मुद्दे उछाल के और जनता को भ्रमित करके भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि विकास के नाम पर इनके विजन में कुछ नहीं है। राजस्थान में आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे का पिछला ये इन्होंने कहा कि विकास की राजनीति वसुंधरा जी कर रही है। मैं कहता हूँ पिछले 4 वर्षों में रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। 1 रुपए का कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताइए इस राजस्थान के अंदर कि हाँ यहाँ कोई नया उद्योग लगा है। एकमात्र रिफाइनरी जो थी उसको भी निकल कर बैठ गए हैं। अब जब सरकार समाप्त होने को आ रही है तो औपचारिकता करेगी रिफाइनरी पे हम कुछ काम कर रहे हैं, जबकि रिफाइनरी फाइनल हो चुकी थी, उसे भी इन्होंने रोक दिया। तो राजस्थान का विकास ऐसे करेंगे? ये विकास की राजनीति है? तो ये लोग सिर्फ भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मीडिया को उपयोग करते हुए जनता को अलग अनर्गल मुद्दों में उलझाए रखो और ध्यान भटकाए रखो, ये वास्तविकता है। इसमें कोई मेरा एक और आपसे सवाल है कि इसी में ये जो एमसीडी इलेक्शन हुआ, यूपी इलेक्शन, फिर इसके बाद पंजाब और गोवा और जगह इलेक्शन हुआ, फिर आपकी पार्टी का अनाउंसमेंट था कि राजस्थान में भी आएंगे हम। तो अब ये जो मतलब यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए भी, विधानसभा में इतनी सीट होते हुए भी एमसीडी हार गई आम आदमी पार्टी, तो क्या अब उसके बाद भी किस मतलब उससे प्रोस्पेक्ट से जाएगी राजस्थान में आने की, इस बारे में संभावना है कुछ आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में हार का मतलब यह नहीं है कि इस देश से मुद्दे खत्म हो गए हैं, इस देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। इस देश में वही भ्रष्टाचार है, वही तानाशाही है, वही अधिकारियों की गुंडागर्दी दादागिरी चल रही है, वही नेताओं की चोरी चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इन्हीं सब चीज़ों को चैलेंज करने के लिए आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। हम अपना विजन लेके हर स्टेट में जहाँ कहीं संभव होगा हर जगह जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता स्वीकार करे तो ठीक, स्वीकार नहीं करे तो ठीक। अगर जनता को लगता है कि इन लोगों का राज्य बहुत अच्छा है, ये लोग ईमानदारी से शासन कर रहे हैं, तो जनता इन्हें वोट देगी। अगर उनको जनता को परेशानी है तो हमारा दायित्व है जनता को विकल्प अवश्य उपलब्ध कराया जाए। आगे जनता की मर्जी है, जनता जैसे चाहेगी वैसा हो जाएगा। तो इसके बाद अब सेशन है कि हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके कुछ सवाल हैं यहाँ पर। पहला सवाल तो ये है कि बीजेपी के स्थानीय भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं? 9 करोड़ की लिंक रोड और कल ही पंचायत समिति प्रधान के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना है? तो सीधे सीधे मैं सुरेश जी से पूछूंगा इस समय। अभी देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और जैसा स्थानीय किसी बंधु ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। हम उसकी जांच के लिए तैयार है। पंचायत समिति में जो प्रधान के खिलाफ, हमारे प्रधान जी के खिलाफ जो अविश्वास था, वो कुछ मुद्दों को लेकर और कांग्रेस के कुछ लोगों ने और 2-3 लोगों को, निर्दलीय वगैरह को हवा देकर और उनको बेला फुसलाकर और ये व्यवस्था कर दी थी कि भाई ये अविश्वास आ जाए और अपना प्रधान बैठ जाए। लेकिन उनके सपने ही रह गए और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने, और यदि इसमें कुछ सच्चाई होती तो कांग्रेस के सदस्य भी इसमें वोट करने तो आते। एक भी व्यक्ति वोट करने नहीं आया। कल मैं स्वयं भी पंचायत समिति में मौजूद। आपसे एक दूसरा सवाल और पूछ रहे हैं ऑडियंस हमारे कि मोदी जी आए तो 100 दिन का नाम लेकर, लेकिन हर बजट में बात 30 से 50 साल बाद के विकास की करते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या प्रैक्टिकली तो कोई फिगर ऐसा नहीं आ गया ना हमारे पास अभी? मोदी जी से 100 दिन का सवाल पूछने वाले अपने गिरेबान में जाके कि पिछले 60 वर्षों में क्या हुआ, उसका हिसाब तो किसी ने मांगा नहीं।
मोदी जी से 100 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने 100 दिन में कितना बड़ा काम कर दिया, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फैसले हो, या विदेशों से भारत के संबंध हो, विदेशों में भारत का स्वाभिमान बढ़ाना हो, या देश के अंदर युवाओं को रोजगार देना हो, मुद्रा लोन योजना हो, इतने सैकड़ों योजनाएं हैं। तो मोदी जी इस विजन में बहुत अपने हिसाब से बहुत आगे इस देश को ले जा रहे हैं और इस देश का मान, स्वाभिमान, सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 दिन में कुछ नहीं हुआ, 100 दिन में बहुत कुछ हुआ और आगे भी बहुत कुछ होने वाला। एक सवाल आपसे है कांग्रेस से कि शीला जी को क्यों नहीं लाया गया? ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है इस तरह का, तो आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इस तरह का तो कोई, ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शीला जी ने 15 साल तक जिस तरह से दिल्ली पर राज किया और जनता को आज इस दिल्ली को आधुनिक दिल्ली में परिवर्तित करने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो निसंदेह शीला जी का रहा है। और दिल्ली को आज भी शीला जी की उपस्थिति आज भी प्रतीत होती है। ये बड़े हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये राज्य सरकारें आती जाती रहती हैं और चुनाव आते रहते हैं, लोकतंत्र में ये चलता है। मगर किसी के काम को अगर इस तरह से याद किया जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी क्या हार का ठीकरा हमेशा ईवीएम पर ही फोड़ा जाएगा? हमेशा कब? अभी जब हालात आप देख रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। हर जगह जहां कहीं ईवीएम घोटाला, जहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ झाले की बात सामने आई है, हर जगह भाजपा को वोट जा रहा है। इसका ये सबूत है कि सलीना सिंह जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थी, उनके सामने जब टेस्ट किया गया मशीन को, उस मशीन में भी जब जो भी बटन दबा रहे वोट भाजपा को जा रहा है। तो जब एक मशीन में ऐसा हो सकता है तो चूंकि तंत्र तो भाजपा का आज की तारीख में हर स्टेट में भाजपा का राज्य है, अनेकों राज्यों में, और उसी राज्य से मशीनें मंगाई जाके चुनाव में उपयोग की जा रही है। दिल्ली में ईवीएम मशीन उपलब्ध होने के बावजूद 2006 से पुरानी मशीनें राजस्थान से मंगा के चुनाव कराया गया है। इसका क्या मतलब है? तो दिल्ली में क्या मशीनें नहीं थी, मगर राजस्थान से मशीनें मंगाई गई 2006 से पुरानी। 2009 के चुनाव में जब भाजपा कांग्रेस से हारी थी तो लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने गए थे कि इन मशीनों में छेड़छाड़ के मार्फत कांग्रेस जीती है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साबित करके दिखाया कि इस प्रकार से इनमें छेड़छाड़, टेम्परिंग संभव है। तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वीवीपैट मशीन लगाई जाए। आज 7 साल बीतने के पश्चात, 5 साल बीतने के पश्चात मोदी सरकार 3 साल से है, 11 रिमाइंडर चुनाव आयोग दे चुका है कि पैसा दीजिए, हम लोग वीवीपैट मशीन खरीदेंगे। इन्होंने एक पैसा उसमें से रिलीज नहीं किया है। वीवीपैट मशीनें नहीं लगाई गई है और दिल्ली में भी बिना वीवीपैट मशीन के अभी चुनाव कराए गए हैं, जिससे कि अब वोट देने वाले को पता ही नहीं चल रहा वोट जा कहाँ रहा है। तो अगर हम ये मांग कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर है भाजपा। सुप्रीम कोर्ट के कोई महत्व नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वीकार किया है कि ईवीएम में टेम्परिंग संभव है और ये साबित करने वाले भाजपा के नेता हैं। आज भाजपा कह रही है ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती है, ईवीएम पे बहानेबाजी है। उस समय आप बहानेबाजी करने गए थे, आपके लाल कृष्ण आडवाणी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसका मतलब आप सब का पाखंड है कि खुद जब जीत रहे हैं तो ठीक और जब हार रहे हैं तो वो गलत है। इसी में एक कंटिन्यूशन में एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने कल ही शायद ये कह दिया था कि अगर हम जीते इसका मतलब ईवीएम ठीक है और हम हार गए मतलब ईवीएम जो है उसमें टेम्परिंग हुई है। तो क्या ये पहले से ही हार मानने वाली बात है ना? ये तो या मतलब क्या था ये एक्चुअली? इसका मतलब ये था कि जिस प्रकार से ईवीएम में टेम्परिंग का पॉसिबिलिटी का अंदेशा लगाया जा रहा था, क्योंकि बीजेपी 10 वर्षों से नगर परिषद में एमसीडी में काबिज है और बीजेपी को बताने के लिए एक सफलता नहीं थी। चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी के नाम पर किया गया। वास्तविकता यह है कि आप अपने 10 सालों के बारे में कुछ तो बताइए कि आपने 10 साल में क्या किया है दिल्ली के अंदर। सिवा गंदगी फैलाने के और अपने पार्षदों को अरबपति बनाने के कोई काम नहीं किया है। 3,000 रुपये मासिक पगार पाने वाला पार्षद 3 करोड़ की गाड़ी में चलता है, ऑडी में चलता है। ऐसा क्या लालच है उसको? और कोई पैसा आया कहाँ से? जो स्कूटर पे था वो ऑडी में आ गया 3 साल के अंदर। इतना पैसा कैसे पार्षद कमा रहे हैं? ये अवैध पार्किंग का ठेका धंधा करते हैं, ठेकेदारी में घपला करते हैं। हर मकान से जिसकी छत डल रही है, हर मकान से 50,000 रुपये प्रत्येक लेंटर पे लिया जाता है। दिल्ली में ये सत्य है,
सब जानते हैं। तो ये जो रिश्वतखोरी का नतीजा था, इस वजह से अंदेशा होता है कि जब इतना भयानक तरीके से भ्रष्टाचार विगत 10 वर्षों में बीजेपी ने किया है, उसके बावजूद इतनी विराट जो है जीत की और बीजेपी जाती है। और साथ में आज तक आप देख लीजिए, कभी भी किसी भी चैनल का एग्जिट पोल इतना सत्य नहीं पाया गया जितना इस भाजपा का एग्जिट पोल सत्य पाया गया इस चुनाव के अंदर। ये एक तैयारी थी जनता को भ्रम में डालने की, बेवकूफ बनाने की। वास्तविकता में इन्होंने ग्राउंड की तैयारी शायद उस प्रकार से ईवीएम के मार्फत पहले से करके रखी थी, उससे ढकने के लिए उन्होंने इस प्रकार की सारी चीजें रची है। अभी एक बयान हो रहा है अभी भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का, हम इस जीत का श्रेय सीआरपीएफ जवानों को सौंप देते हैं जिन्होंने सुकमा हमले में अपना जीवन गंवा दिया था। तो इस संबंध में एक एक लाइन की टिप्पणी आप करिए। देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हुए हैं, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नतमस्तक है। और एमसीडी चुनाव में जो विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो उन्हीं को समर्पित करते हैं। किसी प्रकार का कोई जुलूस, नगाड़ेबाजी, कोई आतिशबाजी नहीं होगी, क्योंकि देश शोक में डूबा हुआ है। और उनकी शहादत को, उनके बलिदान को हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं और ऐसे वीर जवानों के आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने नक्सलवादियों से लड़ते हुए और अपने प्राणों की आहुति दी और देश की रक्षा में अपना योगदान दिया। हम ऐसे वीर जवानों, बलिदानी और उनके बलिदान के प्रति नतमस्तक है। सर, इस बारे में आपकी क्या? देखिए, चुनाव और चुनाव के परिणामों को देश की सेना और सुरक्षा बलों से जोड़ना बहुत शर्मनाक है। मैं नैतिक तौर पर कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता, चाहे कोई भी राजनीतिक दल करे। इससे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी इस तरह का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। मैं फिर से इसकी निंदा करता हूं और ये बहुत ही शर्मनाक है इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन जवानों के लिए जो पूरे देश के लिए गैर राजनीतिक तौर पर संरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, पूरा जीवन सुरक्षा के लिए देते हैं, उनके लिए ये बड़ी शर्म की बात है। आपको चुनाव पूर्व मोदी जी का एक बयान याद होगा कि जब मुझे पता चला कि देश हमारा मांस निर्यात में नंबर 1 है, गौ माता काटी जाती, मेरा खून खोलता है। आज जब नक्सलियों के द्वारा हमारे सैकड़ों जवान मारे जा चुके देश की रक्षा के लिए, किसी का खून नहीं खोलता है, सिर्फ एक निंदा काफ़ी है। तो यहाँ निंदा कर करके सरकार राजी है। एक के बदले सिर लाने वालों, एक के बदले 10 सिर लाने वाले चुपचाप बैठे हैं। तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि ये सिर्फ गंदी राजनीति की सिवा इनको कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, हम यही कंक्लूड करेंगे। और बहुत अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन आप लोगों ने किया। आप यहाँ पर हमारे बुलावे पर आए, सुरेश जी, डॉक्टर अजीज साहब और सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपको किसी मौके पर ज़रूर इस तरह से बुलाएंगे। बिल्कुल बुलाएं और हमको मिलने का मौका देते रहें। ठीक है, तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे। फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी, सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में, मोटिवेशनल बातें होंगी। और इसके अलावा जो भी आपके मन में इस तरह की अगर कोई प्लान है या आप आकर के यहाँ पर कुछ शेयर कर सकते हैं सवाई माधोपुर के हित के लिए, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।